अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। दो मुद्दे हैं। पहले पे आते हैं। रिटायर्ड जनरल हारून असलम ने कुछ फरमाया है आज। ये हरामखोर पाकिस्तान आर्मी के जनरल, और मैं इनसे डरता नहीं हूँ। ये वीडियो का ये पार्ट जो इस हरामखोर जनरल का को जवाब है, ये मैं इसको भी भेजूंगा। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं, ये बुज़दिल भगोड़े फौजी। ये सब पाकिस्तान के बुज़दिल फौजी हैं ना, ये गद्दार हैं। ये हम लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं। आप पहले सुनिए कि ये कह क्या रहा है, फिर मैं इसको तगड़ा सा जवाब देता हूं। आज मैं आपसे लंदन के बारे में बात करूंगा, जिसको उर्दू में हम लंदन भी कहते हैं। इट इज़ अ हैपनिंग प्लेस। यहाँ बहुत कुछ होता है, बहुत खूबसूरत जगह है, लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। लेकिन इसका एक पहलू जो लोगों की नज़रों से ओझल होता है वो ये है कि जो उन ममालिक के लोग जो बेजार हो जाते हैं अपने मुल्क से और आके यहाँ सेटल हो जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे सियासी लीडर भी होते हैं जो किसी वजह से लंदन में आ जाते हैं, तो उनको वहाँ जो हॉस्टाइल एजेंसीज होती हैं उनका एक कंसोर्शियम है जो कि उनको अपने नरगे में ले लेता है। और पाकिस्तान के रेफरेंस से, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो या खान ऑफ कलात हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, ये जब वहाँ जाते हैं तो वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो उन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नरगे में आ जाते हैं। और विद रेफरेंस टू अल्ताफ़ हुसैन और मियाँ नवाज शरीफ और जो मैंने और भी सियासी लीडर्स का नाम लिया, इनके लिए लीड एजेंसी जो है वो रॉ है और उसको सपोर्ट मिलती है बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से। और फिर वो उन लीडर्स के थ्रू अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कराते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और क्या ये तो अंधे को भी पता था कि अल्ताफ़ हुसैन जो है जो कराची में और दूसरे इलाकों में जो कत्ल गारत हो रहा था, जो केओस फैल रहा था और जो बोरी बंद लाशें मिल रही थी, उसकी एडिंग अबेटिंग और सारी प्लानिंग अल्ताफ़ हुसैन ही करता था। क्या ये हुकूमत वक्त को वहाँ पता नहीं था? तो ये इसी तरीके से आप जो मियाँ नवाज शरीफ की रिसेंटली जो APC में तकरीर है जो ऑनलाइन नशर हुई है, उसी को इस रेफरेंस से देखें। और ये मैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। उनका बयानिया वही था जो उनको फीड किया गया था, जो उनको मोटिवेट किया गया था। और हो सकता है वो अपनी तरफ से बहुत मुल्क की खिदमत कर रहे हों, लेकिन वो उनको इस तरीके से वहाँ राम किया गया, उनको दी गई, उनको फैसिलिटेट किया गया कि जी आप फिक्र न करें, आपका कुछ नहीं होगा, कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर सकती, मुल्क भी कुछ नहीं कर सकता, बाकी लोगों का क्या कर लिया। और ये जो फिर ग्रेजुअली और ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है और ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आप एवेल्यूएट करते हैं नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर को, तो ये ज़रूर जहन में रखिए कि ये वही बयानिया था जो कि रॉ हम उनसे कहलवाना चाहती थी, और इट इज़ पार्ट ऑफ द बिग गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि ये जहन में ज़रूर रखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट लंदन। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कहता है कि जो लंदन में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जाके सेटल हो जाते हैं, वो वहाँ पे रॉ के एजेंट बन जाते हैं और फिर वो वेस्ट की भी एजेंसियों की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान में उनका एजेंडा फिट करते हैं। इन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में किसको नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं है, और रॉ का एजेंट है और ये कातिल था, फलान था, ढुमकान था। तो हारून असलम गधे, मैं तुम्हें बताता हूं, अल्ताफ़ हुसैन को मुशर्रफ ने अपने 10 साल अपनी हुकूमत में शामिल रखा। अगर वो गद्दार थे तो पकड़ो पहले जाके मुशर्रफ को, पाशा को, ज़हीरुल इस्लाम को, कियानी को, शरीफ को, राहिल शरीफ को और ये बाजवा को। ये सब उस वक्त मुशर्रफ की कैबिनेट के लोग थे।
पकड़ो इन लोगों के गिरेबान। तुम लोगों का जब मफाद होता है तो सियासतदानों को यूज करते हो और फिर गद्दारी का ठप्पा लगा देते हो। तुम्हारी गद्दारी की सर्टिफिकेट उसको क्यों नहीं जाती? वो कर्नल बेग जो अमेरिका में इस वक्त अय्याशियां कर रहा है, जिसने उसामा बिन लादेन की मुखबरी की थी, अमेरिका को की थी ना। जिस डॉक्टर ने उसामा बिन लादेन का, डॉक्टर शकील ने जो डीएनए लिया था, उसको तो अब तक जेल में बंद रखा है। उस हरामुद्दहर कर्नल बेग को अमेरिका में लास वेगास में वो शराबें पी रहा है, अय्याशियां कर रहा है, उसको गद्दार नहीं कहोगे तुम लोग? तुम लोग अमेरिकी एजेंट हो। तुम लोग अमेरिकी हड्डी फेंकता है तो कुत्ते की तरह जाके वो लपकते हो। सारे जनरल हो तुम लोग। तुम हम लोगों को कह रहे हो कि हम लोग रॉ एजेंट हैं और हम लोग पाकिस्तान के गद्दार हैं। अरे लानत है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोगों ने हमेशा आजादी के मतवालों के ऊपर गोलियां चलाई थी। जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की मूवमेंट चल रही थी तो तुम लोग हम लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। आज तुम लोग हमें सर्टिफिकेट दे रहे हो, जमीन के दलालों। पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए हो। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर जगह तुम लोग लूटमार लगा के रखी है। तुम्हारे बाप आसिम बाजवा को जाके पूछो, इससे बड़ा हरामखोर तुमको नहीं मिलेगा। उसके ऊपर तुम्हारी बोलती बंद होती है। जनरल रिटायर होने के बाद भी तुम लोग सारे नौकरियों पे बैठे हुए हो। आम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बेरोजगार, और तुम लोग लूट मार। इतना तो कुत्ता नहीं लूटता जितना तुम लोग लूटते हो। पाकिस्तान फौज के जनरलों, भगोड़ों, बुजदिलों। 3 साल तक भारत ने 93,000 तुम फौजियों के कपड़े उतार के बलात्कार करता रहा है। चुपचाप मरवाते रहो तुम लोग उधर। हमसे बात ना करो। टेररिस्टों को भर भर के भेज रहे हो तुम लोगों को। हम पैसा देते हैं, जाके लड़ो ना तुम लोग जंग। हरामी साले, हम लोगों को गद्दार कहते हो तुम लोग आईना कैसे देखते हो? बीवियां बदलने वाले। तुम लोगों की तरक्कियां कैसे होती हैं ये सब किताबों में मौजूद हैं। ये अभी जो ये कंपनी नहीं चलेगी, सुहेल वड़ाइच की किताब पे तुम लोगों ने पाबंदी लगाई है। तुम लोग सच का सामना नहीं कर सकते। नामर्द, बुजदिलों, भगोड़ों। हम पे लगाते हो तुम इल्जाम कि हम पॉलिटिशियन गलत हैं और तुम लोग दूध के धुले हो। तुम्हारा बाप आसिम बाजवा वहां पे खा गया पूरा पाकिस्तान। अमेरिका में इसने दौलत के अंबार लगा दिए हैं। कनाडा के, मैं पता देता हूं तुम्हें, पूरी कॉलोनी रिटायर्ड जनरलों की है। और मैं सबको बता देता हूं वापस, मैं 50 बार कह चुका हूं। इसी लंदन में रहकर मैं ये बात कह रहा हूं कि तुम लोग अंग्रेजों और अमेरिकियों के गुलाम हो। इन्हीं के डिफेंस कॉलेजों में ट्रेनिंग लेके आते हो और उस वक्त तक तुम लोग जिंदा हो जब तक ये अमेरिका बहादुर चाहता है। ये अमेरिका ने तुम लोगों को जिंदा रखा हुआ है। तुम लोग अमेरिका के दलाल हो। तुम लोगों के आगे वो हड्डी फेंकता है और तुम लोग कुत्ते की तरह लपकते हो। ये तुम्हारा गफूरा हुआ, ये तुम्हारा करंट डीजी ISPR हुआ, तुम्हारा ये जुबैर हुआ जो DG ISI। तुम लोगों के कैरेक्टर घिनौने हैं। तुम्हें याद है ना, पाशा की कहानी में अपनी वीडियोस में बता चुका हूं तुम लोगों से क्या छुपा हुआ है। अमेरिकी सफीर मंटर ने पाशा को अपने दफ्तर में बुला के पतलून उतरवाई थी और बोला था कि हमारा रेमंड डेविस को अगर आंच भी आई तो तुम लोगों की बजाएंगे। ये तुम्हारा ISI का DG बड़ा पाशा बनता फिरता है, अब स्टील मिल्स का चेयरमैन लग रहा है। तुम लोग पाकिस्तान को खा रहे हो तुम, और हम पे इल्जाम लगाते हो रॉ का एजेंट। मैं कहता हूं हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो रॉ का एजेंट बने, तुम लोगों से जान छुड़ाने के लिए। पूरे दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है तुमने। अफगानिस्तान में तुम्हारे टेररिस्ट तालिबानों के नाम पे तुमने एक गंद मचाई है। अफगानिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को तबाह करके रख दिया तुम लोगों ने। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके KPK का तबाह करके रख दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों की यह हवस मिलियंस ऑफ लोगों को तबाही के दहाने पे लेके आई है। तुम लोगों ने एक जबरदस्ती का, हमारा माई बाप मुल्क है इंडिया, मात्र देश है, उसको दुश्मन बना के हमें चूरन चटाते रहे हो तुम लोग। तुम लोगों की अपने गिरेबान में देखो तुम लोग क्या हो। बेगैरतों, हम पे तुम वीडियो निकालोगे कि हम लोग गद्दार हैं। तुम लोगों से बड़ा गद्दार कोई नहीं है।
तुम लोगों ने इस पाकिस्तान को बेच खाया है। तुम लोगों ने एक एक पाकिस्तानी को, मुशर्रफ ने क्या किया था तुम्हें याद नहीं है? तुम भी उस मुशर्रफ की कैबिनेट में शामिल थे। तुम भी उसकी कैबिनेट में शामिल थे। सैकड़ों बेगुनाह पख्तूनों को सिर्फ डॉलरों के लिए अमेरिका के हाथों पकड़ के दे दिए थे कि ये लो टेररिस्ट। और टेररिस्ट तुम्हारे बेडरूमों में छुपा के रखे थे, अपनी बीवी के बिस्तर के नीचे तुम लोगों ने। ये काकोल, ये टेररिस्टों की जमीन है जहां से टेररिस्ट उगलते हैं, पौधे की तरह निकलते हैं जमीन से। ओसामा बिन लादेन को तुम लोगों ने पाला हुआ था ना भाई। मुल्ला उमर को ले लो, महसूद को ले लो, यू नेम ए टेररिस्ट एंड इधर से मिले हैं सारे। फरज अली भी तुम्हारे घर से मिला है, वो अबू जुबैदा तुम्हारे घर से मिला है। जितने नामी टेररिस्ट हैं आर्मी की गोद में से निकले हैं, और तुम लोग हमें गद्दार कहते हो। अरे लानत है तुम लोगों की शक्ल का ऊपर। पाकिस्तानी कौम अभी तो चुपचाप बनी हुई है ना तुम लोगों के आगे गुड्डा। जिस दिन ये कौम की खोपड़ी घूमेगी ना, तुम लोगों को तुम्हारे दफ्तरों से खींच खींच के निकाल कर लटकाएंगे। इसीलिए तुम्हारा जो रिटायर होता है बाहर भाग जाता है। तुम कहते हो कि लंदन में आके सियासतदान रहते हैं तो एजेंसियों के गुलाम बन जाते हैं। क्या नहीं अपनी क्या कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में? वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के गया? अगर इतना पाकिस्तान था, ये राहिल शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलाल, पाकिस्तान का अमीरुल मोमिनीन बना हुआ था। नौकरी खत्म हुई दूसरे दिन सऊदी अरब में शुरता। अहमद शुजा पाशा नौकरी खत्म हुई दूसरे दिन दुबई। तो गद्दारी नहीं है, हम गद्दार हैं। बचा हरामी। याद रखो तुम लोगों का वक्त पूरा होने वाला है, और हमारे माई बाप हिंदुस्तान है। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि हमारा मातर देश है, हमारे पुरखों का देश है। तुम लोगों को शर्म आती है? तुम लोग आज अपना तुखम बदल रहे हो। तुम लोग आज अब तुर्की के गुलाम बने हुए हो। तुम लोग आज सऊदी अरब के गुलाम बने हुए थे, अब तुर्की की गोद में जाके बैठे हो, चाइनीसों से मरवा रहे हो। तुम लोगों की कोई हैसियत है? हमें कहते हो कि हम अपने मातर देश की बात ना करें। तो भाई साहब, हमें अपने मातर देश से प्यार है और रहेगा। तुम लोगों का वक्त पूरा होने वाला है। यह याद रखना कि कब तक अमेरिका बहादुर और बरतानिया तुम लोगों को बचाएगा। एक वक्त आएगा कि हम इतना प्रेशर डालेंगे इन वेस्ट के ऊपर कि तुम लोगों को ये अपने मुल्क में नंगा करेंगे। मुझे तो हैरत होती है कि ये वेस्ट के कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, तुम लोगों से पूछते नहीं। तुम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर लेके जाके वहां पे पापा जॉन्स खरीदते हो, प्रॉपर्टियां खरीदते हो, पूरी पूरी कॉलोनियां खरीदते हो, मेंशनों में रहते हो। तुम लोगों से ये पूछते नहीं कि भिखारियों, तुम लोगों की इतनी तनख्वाह कैसे थी, कहां से आई? तुम लोगों की तनख्वाह इतनी नहीं है कि तुम अपना एक बच्चा पाकिस्तान में पढ़ा सको। तुम लोग यहां पे अपने दर्जन हराम के बच्चे यहां पे यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हो। ये अमेरिका बहादुर यूरोप तुम लोगों से पूछता नहीं है, इसलिए कि तुम इन लोगों के टट्टू हो, इनकी हड्डियां नोचने वाले कुत्ते हो तुम लोग। ऐसी वीडियो निकालोगे चारों तरफ से तुम्हारे को जवाब आएगा। हम लोग तुम लोगों से डरते वरते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग बुज़दिल भगोड़े हो। एक जंग आज तक नहीं जीत सके, लेकिन उर्दन के बादशाह ने कहा तो तुम्हारा अब्बा हरामुद्दहर जियाउल हक वहां पे जाके 70,000 फलस्तीनी मार दिए। खाना काबा में इनको गोली चलाने के लिए अंग्रेजों को कोई नहीं मिला, तो यही तुम्हारी पंजाबी फौज गई थी खाना काबा में गोलियां चलाने के लिए। तुम लोग बेगैरत, तुम लोगों की तारीख भरी पड़ी है। लाहौर का सबसे बड़ा बाजार हीरा मंडी तुम लोगों से बेहतर है। बोल के धंधा करती हैं वहां पर औरतें। तुम लोग तो धंधा भी ऐसा करते हो कि शर्म आती है कि हमें, कि तुम लोग पाकिस्तान के नसीब में आए हो। अरे लानत है तुम लोगों के ऊपर। जरा बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान, सूबा बनाएंगे। तुम्हारे बाप का है या तुम्हारी मां जहेज में लाई थी? कब्जे की जगह है, जैसे बलोचिस्तान कब्जे की जगह है। तुम लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तुम लोग उसको सूबा बनाओगे।
अरे शक्ल देखो तुम लोग, ये सब जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये चाइनीज के उंगलियां कर रही है, चाइनीज तुम लोगों को उंगल कर रही है, तो तुम लोग ये कर रहे हो, वरना तुम लोगों की औकात है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया, इसलिए किया कि ये इनकी जमीन है, इनका इलाका है, इनकी जगह है। आज से नहीं, सदियों से कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। तुम लोग कौन हो और ड्रामे कर रहे हो? गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाओगे? तुमने आज तक गिलगित बल्तिस्तान को 72 साल में क्या दिया जब तुम्हारे कब्जे में है? लूटा है, खसोटा है, और चाइना के आगे तुम लोगों ने बेचा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान को। 2009 में जरदारी ने भी तो सूबा बनाया था गिलगित बल्तिस्तान को, इलेक्शन भी कराए थे जब जरदारी प्रेसिडेंट था, याद है ना? इलेक्शन भी कराए थे, वहां की असेंबली भी इलेक्ट हुई थी, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर भी आया था पीपल्स पार्टी का। मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए कि मैं भी उस वक्त पाकिस्तान में था, और हमारी पार्टी एमक्यूएम का भी एक मेंबर वहां से इलेक्ट हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली नाम दिया था गिलगित बल्तिस्तान की। क्या हुआ उसको? तुम लोगों की औकात नहीं है। तुम लोग इसको, गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को तुम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते। इसी तरह कब्जा रख सकते हो, और ये चाइनीजों के बल पे तुम लोग वो कर रहे हो। चाइनीजों का अपना क्या हाल होने वाला है ये तुम्हें अभी नहीं पता। जिस तेजी से ये दुनिया पे आई थी ना, इनकी इकोनॉमी इसी तेजी से नीचे भी जा रही है। आपको पता ही है कि दुनिया में मशहूर है कि ये कॉपी करने के मास्टर हैं, इनकी अपनी कोई इन्वेंशन नहीं होती। जितने मिसाइल ले लो, बंदूकें ले लो, ये सब उड़ जाएंगी। क्यों? कि तुम्हारी तरह चाइनीजों ने भी मुख्तलिफ जगहों पर कब्जा किया हुआ है। अक्साई चीन, भारत के कई इलाके, इसके अलावा ईस्ट तुर्किस्तान, इसके अलावा हांगकांग, मकाओ, तिब्बत। और जब जंग होगी ना भारत से, तो इस खुशफहमी में ना रहना कि भारत का कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो जितने इलाके हैं ना जो भारत की बॉर्डर के साथ, वो सब चाइना से तंग आए हुए हैं। तो इसलिए चाइना के बाप की भी हिम्मत नहीं कि जंग करे। तुम लोग जो बहुत उछल रहे हो ना चाइनीज के ऊपर, तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है ये तो बताओ ना। तुम्हारे अपने एटम बम का कंट्रोल अमेरिका के पास है, तुम लोगों के बेडरूमों की चाबियां तक अमेरिका के पास है। तुम लोग गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाओगे? शर्म करो। अब जरा बात हो जाए फारूक अब्दुल्ला की। मैं कश्मीर पे बोलता हूं, पूरा हक है मेरा, एज ए जर्नलिस्ट भी, और एज ए पाकिस्तानी भी, और एज एन इंडियन भी। क्योंकि मुझे पूछा जाता है, कश्मीरी दोस्त हैं मेरे बहुत सारे, वो मुझसे सवाल करते हैं कि आप क्यों बीच में कश्मीर के मामे बनते हो? तो भाई साहब, इसी कश्मीर की वजह से पूरे पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान के पूरे इलाकों में तबाही जो मची है ना, ये कश्मीर की वजह से हुई है। और इस कश्मीर में सबसे बड़ा जो गंदा कैरेक्टर अदा किया है ना, अब्दुल्ला खानदान। अब्दुल्ला खानदान ने हमेशा कश्मीर को यूज किया है अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए। फारूक अब्दुल्ला, तुम्हें शर्म है भी कि नहीं? मेरा दिल नहीं करता कि तुम्हारी उम्र देखते हुए, लेकिन तुम्हें भी तो अपनी उम्र का कुछ ख्याल करना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए। तुम कहते हो क्या कश्मीरी इंडिया से बेहतर चाइना में रहना पसंद करेंगे? तो भैया पहले तो तुम जाओ ना चाइना के कंसंट्रेशन कैंप में, जहां पे मुसलमानों को रखा जाता है, तुमको औकात पता चल जाएगी। मजे से बैठे हुए हो, ये जो तुम बात कर रहे हो ना इंडिया में बैठ के, इतनी बात तुम चाइना में बैठ के करते ना, तो तुम्हें उल्टा लटका के कपड़े उतार के तुम्हारे को छित्तर मारे जाते। चाइना में जाएगा तू है कौन? तेरी सब पोलें खुल चुकी हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा तुमको, महबूबा मुफ्ती को, कश्मीर के रूलर्स को जान चुका है। और ये जो कश्मीरी हैं, कुछ कम्युनल लीडर्स जो आजकल बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, इनमें से मेरे भी कुछ दोस्त हैं, खाते भारत का रहे हैं सारी जिंदगी, कश्मीर को दिया क्या है? आज अचानक इनको कश्मीर में भारत ने यह कर दिया, भारत ने कब्जा कर लिया। तो 70 साल से जब तुम लोग चीफ मिनिस्टर होते थे, जब तुम लोग सारी मिनिस्ट्रियां एंजॉय करते थे, जब कश्मीर पे रूल कर रहे थे, तब भारत का हिस्सा नहीं था। आज अचानक आर्टिकल के एब्रोगेशन से भारत का हिस्सा हो गया है।
भारत का कब्जा हो गया। इससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था जब तुम चीफ मिनिस्टर होते थे, जब तुम्हारा बाप चीफ मिनिस्टर होता था, जब तुम्हारा बेटा चीफ मिनिस्टर होता था, जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर होती थी, तब ये कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। तब तो सब अच्छा लग रहा था क्योंकि हलवे मंडे आ रहे थे। तुम लोगों ने कश्मीर को दिया क्या है? कश्मीर में जितनी तरक्की हुई है ये मरकज ने की है, दिल्ली की तरफ से हुई है, फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। कश्मीर में जितनी भी तरक्की की है तुम लोगों ने तो लूटा है। तुम लोगों के बच्चे बच्चे आज महबूबा मुफ्ती की बेटी यहां यूरोप में बैठ के यूरोपियन यूनियन को कहती है कि एम्बार्गो लगाओ कश्मीर इंडिया के ऊपर क्योंकि हमारे कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया है। ये करते हो तुम लोग। शर्म करो यार, शर्म करो, कुछ थोड़ी सी शर्म कर लो। और जिस कश्मीरी को मेरी इस बात का बुरा लगता है ना, वो मेरे सामने बैठ जाए, मैं उसके कश्मीर के उस इशू पे भी बात करने के लिए तैयार हूं कि इन लोगों की अपनी खिदमत क्या है जो स्टेटस को के कायल हैं, जो कह रहे हैं कि स्टेटस को रहना चाहिए। इतना इन्फिल्ट्रेशन होता रहा। जब तुम चीफ मिनिस्टर थे तो कश्मीर में बेड़ा गर्क था, टेररिज्म इंतहा पे थी, तो तुम लोगों की बोलती बंद थी। आज तुम लोगों को पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं है, हमें नेबर्स के साथ बातचीत रखनी चाहिए। तुम्हारा चाचे का पुत्र राहुल गांधी भी यही कह रहा है कि नेबर्स के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं। तो आप क्या चाहते हो कि नेबर के साथ वही पुराने ताल्लुकात हो जाए जो तुम्हारे और कांग्रेस के जमाने में होते थे, जब भर भर के टेररिस्ट आते थे और तुम लोग इनको फुल पहनाते थे। तुम लोगों ने तो टेररिज्म रोका नहीं, कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। और मेरी एक बात का जवाब दो कि जो ओरिजिनल कश्मीरी हैं, पंडित्स, कश्मीरी हिंदू, इनका जेनोसाइड हो रहा था, तुम लोग तो तालियां बजा रहे थे। तुम लोगों ने तो कभी उनको बचाया नहीं। क्या तुम लोगों का हक नहीं है? क्या वो कश्मीरी नहीं थे जो आज दर बदर कोई अमेरिका में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई जम्मू में बैठा है? क्या ये लोग कश्मीरी नहीं है? इनको बचाने का तुम्हारा हक नहीं है? आज तक तुमने उसको कंडेम किया है? आज तक तुमने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो आते हैं उधर पाकिस्तान से, उनको कंडेम किया है? आज तक पाकिस्तान के टेररिस्ट, चाहे वो वानी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम लूंगा तो मेरे दोस्तों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है जो गलत चीज को गलत ना कहें। तो मैं कश्मीर के मामले पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, वो मैंने सामने रखा है। एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज मच मच बेटर देन योर पॉइंट ऑफ व्यू, दी अब्दुल्लास। चाइना बेटर है, जाओ ना फिर कंसंट्रेशन कैंप में रहो तो जाके चाइना के, बहुत मजा आएगा। पता है चाइनीज क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? आदमियों को सबको कंसंट्रेशन कैंप में रखा है। इनकी बीवियों के साथ चाइनीज पुलिस ऑफिसर, फौजी जाते हैं, कम्युनिस्ट फौजी, सोने के लिए। नस्लें बदल रहे हैं। और इंडिया में तुम लोगों के क्या मजे हैं ये तुमको भी अच्छी तरह पता है। और शुक्र करो कि तुम्हें इतना जबरदस्त एक प्राइम मिनिस्टर मिला हुआ है जो कश्मीर की तकदीर बदल रहा है। कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। कश्मीर का आम कश्मीरी इतना खुश है, वो कह रहे हैं कि पहली बार ये एक साल गुजरा है जिसमें कोई टेररिज्म नहीं हुई, इसलिए कि टेररिस्टों के जो मामे थे ना, वो सबको मोदी सरकार ने बंद कर दिया था। अब मोदी सरकार ने खोला है तो वापस तुम लोग टाइ 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 शुरू कर दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम लोग अपनी बेइज्जतियां करवा रहे हो। तो जाओ। और फिर ये जो वायर और एनडीटीवी, सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं, सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं, फिक्र नहीं करो। जिस तरह के ये पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हैं, वायर, एनडीटीवी, इनमें अगर थोड़ी शर्म व हया होती ना, दुनिया का मुझे कोई एक मुल्क बता दें जिसमें इस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जहर फैलाया जा रहा है, जहर निकाला जा रहा है। इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने कहीं नहीं देखा। एंड बीइंग ए मुसलमान, तुम लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम लोग इंडिया में हो। इतनी आजादी तो इस्लामिक देश में मुसलमानों को नहीं है। तुम्हारे ये पाकिस्तान का हाल देख लो, जिसको तुम अपना माई बाप कहते हो, क्योंकि माई बाप है तुम लोगों के लिए टेररिस्ट भर भर के भेजता था, तो तुम लोग मजे से चौधराहट तुम लोगों की कायम थी। पाकिस्तान में मुसलमानों का हाल देखा है ना, शियाओं का क्या हो रहा है,
अहमदियों का क्या हुआ, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, बलोचों के साथ क्या हो रहा है, पख्तूनों के साथ क्या हो रहा है, मुहाजिरों के साथ क्या हो रहा है, ये सब तुम देख रहे हो ना। दैट मॉडल सूट्स यू, तो जाओ फिर पाकिस्तान में जाकर रहो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो कुछ शर्म करो, बहुत कमा लिया तुम लोगों ने, नस्लें खाएंगे इतना कमा चुके हो तुम लोग, अब कुछ नमक हलाली कर लो। कब तक नमक हरामी करोगे? कश्मीरी आज मोदी जी के साथ है, डट के खड़ा है, कश्मीरी खुश है, वहां पे खुशहाली आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, उधर रोजगार के मौके हो रहे हैं। इसलिए अब बहुत हो गया, कश्मीर के नाम पे अपनी ड्रामेबाजियां बंद करो, और ये साउथ एशिया के 1.5 अरब 150 करोड़ लोग जो कश्मीर की वजह से जिंदगी इनकी तकलीफ में है, अब उनको जीने दो, खुदा के वास्ते अब हमें जीने दो, और जान छोड़ो हमारे सर पे से। तुम लोग कश्मीरों के नुमाइंदे हमदर्द नहीं हो, तुम लोग ही सबसे बड़े कश्मीर के दुश्मन हो। इसलिए अब बहुत हो गया, कश्मीर के नाम पे ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए। और जो जिनीवा में भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं ना कश्मीर के नाम पे, तो उनसे भी मैं कह दूं कि पोलें खुल गई हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। वो लोग जो UNGA में तकरीर कर रहे थे कल तक, वो आज अपने पोस्टें लगा रहे हैं कि वो गलत वीडियो थी, मैंने नहीं लगाई। तो उनके अपने पेज पे कैसे आई? फिर मेरे फेसबुक के पेज पे अगर कोई चीज़ आएगी तो वो मैं लगाऊंगा ना। कल तक वो वीडियो उन्होंने लगा के रखी थी, और फिर आज जब मैंने पोलें खोल दी तो वो माफिया में वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि नहीं जी वो किसी और ने लगाई थी। तो बेवकूफ़ ना समझो, कल तक जो कह रहे थे पिछले साल 4 अगस्त को कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होगा तो मोदी के साथ जंग होगी, आज वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर जो वो कर रहे हैं, तो कुछ क्रेडिबिलिटी भी होती है। लाइन ऑफ एक्शन आज के ज़माने में सबके पास होती है। हम तो डंके की चोट पे मैंने हमेशा कहा है कि मेरा तो 26 साल का जो काम है वो सबके सामने मौजूद है, फाइलें भरी पड़ी हैं मेरे पास भी अपनी स्पीचेस की। हमारी क्रेडिबिलिटी यही है कि हमने हमेशा एक ही लाइन पे काम किया है, क्योंकि आई वर्क ऑन व्हाट आई बिलीव। डिक्टेशन पे नहीं चलता जैसे तुम चलते हो। तो इंसान के बच्चे बन जाओ तुम लोग, और जो हक है, जो सच है, वो बात करो। फेक चीजें ज्यादा अरसे नहीं चलती। और आखिर में मैं एक बात अपने दोस्तों को बता दूं कि देखें, मेरा काम है आप लोगों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आना। जब मुझे कहा गया कि मैं इंटरव्यूज़ भी करूं तो मैंने इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया। अब अगर मैं किसी के साथ इंटरव्यू करता हूं तो वो मेरा आदमी नहीं हो जाता कि मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आपका आदमी ये कर रहा है, तो मेरा आदमी कहाँ से हो गया कोई भी। मैं अगर किसी का इंटरव्यू लेता हूं, बीइंग ए जर्नलिस्ट, ये मेरा काम है। बरखा दत्त ने मुशर्रफ का इंटरव्यू लिया तो क्या मुशर्रफ बरखा दत्त का आदमी हो गया? तो भाई साहब, मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं, उससे अपने सवालात पूछता हूं, वो अपना जवाब देता है, बात खत्म हो गई। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। हर आदमी यहाँ पे अपने किए का खुद जिम्मेदार है, जैसे मैं अपने किए का खुद जिम्मेदार हूं। मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी की पीठ पीछे जाके बात नहीं करता। तो अजीज दोस्तों, कोशिश करता हूं कि आपके सामने सच ला के रखा करूं, और उसके लिए मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, ना किसी के डिक्टेशन का मोहताज हूं, ना मैं किसी के इशारे पे चीजें करता हूं, और ना मैं रॉ का एजेंट हूं। मुझे पता ही नहीं कि रॉ वालों की शक्लें कैसी होती हैं। आम इंसान होते हैं कि उनके सर पे सींग होते हैं, पता ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी मिला ही नहीं, ना मुझे जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी मजे से अपने इधर जी रहा हूं, रोजी रोटी हलाल की कमाता हूं, मेहनत करके, और अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। जब मुझे जहां बोलना होता है वहां बोलता हूं। और एक बात बोल दूं कि लोग कहते हैं कि तुझे बड़ा मान है कि तेरी फॉलोइंग है, तो भाई साहब ये सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। मेरा फेसबुक का पिछले साल 10 साल का पेज था, वो खत्म हो गया ना। कल मुझे ये कैटी हॉपकिंस मिलियंस फॉलोअर थे, ब्लू टिक थी, खत्म, ट्विटर ने निकाल दिया।
डेविड लेंस को निकाल दिया। कल मेरा ट्विटर बंद हो जाएगा तो मैं इस फॉलोइंग पे मान नहीं करता, मैं अपने वर्ड्स पे मान करता हूं। मैंने 26 साल जब यूएन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फ्रेंच पार्लियामेंट में मैं स्पीचें जाके करता था, तो कौन सी सोशल मीडिया पे आती थी? मेरा काम है लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना। मुझे कोई काउंटर करे, मोस्ट वेलकम। मुझे कोई गलत साबित करे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि हाँ जी गलती हो गई। थैंक यू वेरी मच। और आपकी मेहरबानी कि आप मुझे सुनते हैं और इतना मान देते हैं। और उन पाकिस्तानियों के लिए भी मैं आज थोड़ा सा बोलता हूँ जो मुझे बहुत गालियां देते हैं यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स में आके, कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गालियां, क्योंकि यू आर द यूनिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि जो मुझे गालियां देने के लिए डॉलर भी देते हो साथ में। क्योंकि जब तुम लोग मेरी वीडियो देखते हो ना तो मुझे यूट्यूब उसके कुछ पैसे देता है, तो देखा करो मेरी वीडियो। तुम्हारी गालियों का मुझे बुरा नहीं लगता। जब मुझे ट्विटर पे कोई गाली वाली देता है, फेसबुक पे, तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं, यूट्यूब पे नहीं करता। क्यों करूं? ये तो मेरे डेडिकेटेड दुश्मन है जो मुझे गालियां देने के लिए पैसे देते हैं। तो दो खूब गालियां दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना। और रहा सवाल यह कि मैं किसी से डरता हूं, तो मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी आनी है सो आनी है। मैं तो बचपन से सोचता था कि मैं शायद 50 साल जिंदगी के ना पूरे कर सकूं, अब तो 56 का हो गया हूं। मैंने तो ऑलरेडी अपने एस्टीमेट से ज्यादा ही जी लिया है, तो मुझे डर वर नहीं। आज मैं 5 घंटे इल्फर्ड में, पाकिस्तानी पूरा एरिया है, 5 घंटे वहां पे घूमता रहा हूं, शॉपिंग की, बाल कटवाए, कई काम किए। अगर मैं डरता तो मैं पाकिस्तानी एरिया में भी नहीं जाता। जिसने जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ ले आके, ठीक है ना। मेरी ताकत मेरा भारत परिवार है, ना भारत सरकार है ना रॉ है, भारत परिवार है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी मुझे प्यार करते हैं। ये मेरी ताकत है और ये मेरी एसेट्स है। मैं इस पे मान करता हूं। आई चेरिश देयर लव, आई वैल्यू देयर फीलिंग्स फॉर मी। और मैं अपने भारतीय परिवार से कह दूं कि हमेशा सच बोलूंगा। जहां मुझे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी वहां मैं बंद कर दूंगा अपनी दुकान और खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच भारतीय परिवार फॉर योर सपोर्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑलवेज टू स्टैंड फॉर द करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।